नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर की जो बुक है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी की। उसमें एक नए टॉपिक को हम करेंगे जिसका नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी लिंग सहलगन वंशावती। इससे पहले हमने इसके कुछ प्रीवियस टॉपिक्स जो थे वो क्लियर किए थे, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। अब देखो, हम बात करते हैं आज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो, नॉर्मल टॉपिक है जिसके अंदर आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को करने से पहले हम बात करते हैं। देखो, यदि हम बात करें सेक्स डिटरमिनेशन की, सेक्स डिटरमिनेटर की, तो हम यदि क्रोमोसोम से रिलेटेड बात करते हैं तो हम जानते हैं कि क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्रों को कहा जाता है। और जो गुणसूत्र हैं वो किसी भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो केंद्रक वाला भाग होता है उसमें उपस्थित होते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं एलोसोम। यानी कि मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होते हैं लिंगी गुणसूत्र, अलिंगी गुणसूत्र, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं लिंगी गुणसूत्र। जिसमें सबसे पहले क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लिंगी गुणसूत्रों की। जिन्हें हम कहते हैं एलोसोम। देखो क्या होते हैं एलोसोम। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के अंदर टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो एक समान होते हैं। लगभग 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो मेल और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मानव में पाए जाने वाले ऐसे गुणसूत्र जो कि मानव के लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और यदि मैं बात करूं तो एक मेल के अंदर और एक फीमेल के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, मेल में जो होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई प्रकार के, जबकि फीमेल के अंदर ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक्स एक्स कंडीशन में। तो यानी हम बात करें 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है यहाँ पे, 46। यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 46। इसी के बेस पे हम बात करते हैं, देखो एलिंगी गुणसूत्रों की। देखो एलिंगी गुणसूत्र, एलिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं, वे गुणसूत्र जो मानव में लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। मानव में लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं।
एवं एक समान होते हैं। इन्हें हम ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 44। तो हमने यहाँ पे बात की एक बार क्रोमोसोम को लेकर, ताकि जो हमारा टॉपिक है उसको हम आगे शुरू कर सके। देखो, यदि हम बात करते हैं कि जो मानव में लिंग सहलगन वंशागति है, देखो सबसे पहले देखो वंशागति के अध्ययन हेतु गुणसूत्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कारण है कि गुणसूत्र ही जीन्स के क्या होते हैं? वाहक होते हैं। यानी हम जानते हैं कि गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। जीन्स गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। और गुणसूत्र जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जो प्राणियों की समस्त कोशिकाओं में क्या है? विद्यमान रहते हैं, यानी समस्त सेल्स जो है, जितनी भी सेल्स है उनमें रहते हैं। एक होते हैं एलिंगी गुणसूत्र, यानी ऑटोसोम्स, कायिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इनके नियंत्रणकारी होते हैं। जबकि दूसरे गुणसूत्र होते हैं लिंगी गुणसूत्र। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लेख होते हैं एलिंगी गुणसूत्र और एक होते हैं लिंगी गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्र मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं, एलिंगी गुणसूत्र मानव में किसी भी प्रकार के लिंग का निर्धारण नहीं करते। देखो, लिंगी गुणसूत्र लिंगी गुणों को नियंत्रित कर उनके प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं। इतनी स्पष्टता होने पर भी प्रकृति में कुछ कायिक गुणों के नियंत्रणकारी जीनों का अध्ययन लिंगी गुणसूत्रों के माध्यम से किया गया है, क्योंकि इन विशिष्ट कायिक गुणों के जीन्स लिंगी गुणसूत्र भी क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यानी हम जानते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं या फिर लिंगी गुणसूत्र जो होते हैं, वही आगे जाकर सभी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो देखो, लिंगी गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित विशिष्ट कायिक लक्षणों की वंशागति ही लिंग सहलगन वंशागति कहलाती है। लिंगी गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीनों की वंशागति को ही हम क्या कहते हैं? लिंग सहलगन वंशागति। यानी कि जो मानव में लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन पर पाए जाने वाले जीनों की साथ साथ वंशागति को ही हम क्या कहते हैं? लिंग सहलगन वंशागति। इस विशेष प्रकार की वंशागति का प्रदर्शन जो है सर्वप्रथम मॉर्गन ने किया, वो भी एक मक्खी पर जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिंग सहलगन वंशागति के निम्नलिखित सामान्य महत्वपूर्ण तथ्यों की कि क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले जो है पहला पॉइंट जो देखा है वो है लिंगी गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीनों द्वारा नियंत्रित कायिक गुण लिंग सहलगन गुण कहलाते हैं। यानी लिंगी गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जो भी जीन्स होते हैं, उनके द्वारा जो भी नियंत्रित जो लक्षण होते हैं, वो या जो भी गुण होते हैं, लिंगी गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीनों के गुणों को ही हम क्या कहते हैं? लिंग सहलगन गुण कहते हैं। सीधी सी बात है कि लिंगी गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं, उनके इस गुण को कहते हैं लिंग सहलगन गुण कहते हैं। दूसरा देखो, लिंग सहलगन जीन जो होते हैं, लिंग सहलगन जीन या लिंग सहलगन जो वंशागति की हम बात कर रहे हैं, देखो लिंग सहलगन जीन मात्र एक ही गुणलिंगी गुणसूत्र पर या समस्त लिंगीय गुणसूत्रों पर उपस्थित हो सकते हैं। यानी मात्र एक्स गुणसूत्र पर भी हो सकते हैं और वाई गुणसूत्र पर, दोनों पर ही लिंग सहलगन जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हमने बात की कि मानव में जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्स और दूसरे होते हैं वाई प्रकार के। हम देखते हैं कि जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, हमारे जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, उन पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और वो जीन्स जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वाई गुणसूत्र पर। कहने का मतलब है कि जो भी लिंगी गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं और वाई क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं, अथवा दोनों ही गुणसूत्रों पर लिंग सहलगन जीन प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट है, लिंग सहलगन गुण सदा संबंधित लिंग में ही वंशागति प्रदर्शित करते हैं। जो लिंग सहलगन गुण का मतलब है, यहाँ पे जीन से बात कर रहे हैं हम, जो लिंग सहलगन जीन्स जो होते हैं वो सदा संबंधित लिंग में ही क्या है? वंशागति प्रदर्शित करते हैं। और चौथा पॉइंट है, अधिकांश लिंग सहलगन लक्षण, अधिकांश रूप से लिंग सहलगन लक्षण जो होते हैं
वो अप्रभावी भूमिका का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। मतलब एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट होता है प्रभावी, और रिसेसिव क्या होता है, अप्रभावी। तो लिंग सहलगन वंशागति के अंदर जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन हैं वो अपनी किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं, अप्रभावी भूमिका अदा करते हैं, रिसेसिव प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। फिर पांचवा पॉइंट दे रखा है कि यह भी माना जाता है, देखो यह भी माना जाता है कि लिंग सहलगन गुण स्त्री के लिंगों की अपेक्षा पुल्लिंगों में अधिक देखे जाते हैं और अध्ययन भी किया जा सकते हैं। यानी कि देखो जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं वो फीमेल में कम, मेल में ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखो लिंग सहलगन गुण स्त्री लिंगों की अपेक्षा पुल्लिंगों में अधिक देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब है फीमेल के अपेक्षा एक मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है, लिंग सहलगन गुण जो है या लिंग सहलगन जीन जो है वो अधिक देखे जा सकते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं, पांचों पॉइंट जो है वो अपने आप में ही एक नॉर्मल रूप में है। देखो पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि लिंग सहलगन गुण जो होते हैं या लिंग सहलगन जीन जो होते हैं वो फीमेल की अपेक्षा किसमें अधिक, एक फीमेल की अपेक्षा किसमें अधिक दिखाई देते हैं, एक मेल के क्रोमोसोम पर ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी मानव में पाए जाने वाला जो गुणसूत्र है जिसको हम कहते हैं मेल के अंदर क्या होते हैं, XY कंडीशन होती है। तो मेल के जो XY क्रोमोसोम है इन पर लिंग सहलगन जीन की वंशागति जो है वो स्वतंत्र रूप से देखी जा सकती है। छठा पॉइंट देखते हैं हम, लिंग सहलगन जीन्स जो होते हैं प्रमुख रूप से X गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, किंतु इनके युग्म विकल्पी है जो है Y गुणसूत्रों पर नहीं पाए जाते। यानी लिंग सहलगन जीन्स जो होते हैं वो एक मेल के अंदर X गुणसूत्रों पर तो क्या होते हैं, स्थित होते हैं, लेकिन Y गुणसूत्रों पर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं या Y गुणसूत्रों पर नहीं पाए जाते। फिर सातवां पॉइंट आता है कि लिंग सहलगन गुण जो होते हैं पिता से पुत्र में पुत्रियों के द्वारा संतरित होते हैं। लिंग सहलगन जीन्स जो होते हैं वो एक पिता से पुत्र में किसके माध्यम से, पुत्रियों के माध्यम से। यानी यहां पे वेक्टर कौन है, पुत्रियां। इसे यू भी कहा जा सकता है कि लिंग सहलगन वंशागति का पथ सीधा नहीं होकर टेढ़ा मेढ़ा होता है। यानी लिंग सहलगन वंशागति के लिए जो हमने बात की कि क्रोमोसोम जो होते हैं उस पर पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं वो एक फीमेल की अपेक्षा किसमें अधिक होते हैं, मेल में होते हैं। तो देखो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लिंग सहलगन वंशागति है या लिंगों पर जो क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स हैं वो क्या है, एक पिता से पुत्र में जाते हैं, किसके माध्यम से, पुत्रियों के माध्यम से पहुंचते हैं। फिर देखो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, लिंग सहलगन वंशागति के प्रकार। देखो लिंग सहलगन वंशागति को अध्ययन की दृष्टि से 2 आधारों में बांटा जाता है। नंबर 1 लिंग सहलगन वंशागति का गुणसूत्रीय आधार, और नंबर 2 पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणसूत्रीय आधार पर, यानी गुणसूत्रों के आधार पर लिंग सहलगन वंशागति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखो गुणसूत्रीय आधार पर लिंग सहलगन वंशागति के प्रमुख प्रकार निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पूर्ण लिंग सहलगन वंशागति, नंबर 2 अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति, नंबर 3 एक्स सहलगन वंशागति, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, पूर्ण रूप से लिंग सहलगन वंशागति पहला है, दूसरा है अपूर्ण रूप से लिंग सहलगन वंशागति है, तीसरे में एक्स, चौथे में वाई और पांचवे में एक्स और वाई दोनों ही। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या पूर्ण रूप से लिंग सहलगन की वंशागति, यानी जीनों गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीनों की पूर्ण रूप से वंशागति किस प्रकार होती है। देखो लिंगी गुणसूत्र जो कि X तथा Y समान नहीं होते हैं, यानी कि एक मेल के अंदर जो X और Y क्रोमोसोम पाए जाते हैं ये दोनों एक समान नहीं होते हैं। X गुणसूत्र बड़ा होता है तथा सीधा होता है। X गुणसूत्र आकार में कैसा है, आकार में बड़ा होता है और कैसा होता है, सीधा होता है।
और जबकि वाई गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है, छोटा और मुड़ा हुआ। एक्स गुणसूत्र आकार में यूं सीधा है, वाई गुणसूत्र आकार में कैसा है, छोटा है, और एक सिरे पे कैसा है, मुड़ा हुआ होता है, एक सिरे पर मुड़ा हुआ होता है, यानी जे की आकृति के समान होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो हमने कहा कि लिंगी गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। दोनों ही आकार में क्या नहीं होते, समान नहीं होते, लेकिन एक्स गुणसूत्र जो होता है वो आकार में बड़ा होता है, वाई गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। एक्स गुणसूत्र जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सीधा होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक सिरे पर मुड़ा हुआ होता है, जिसे हम जे की आकृति भी दे सकते हैं। इन दोनों ही गुणसूत्रों का पश्च भाग समान होने के कारण यह भाग समजात क्षेत्र कहलाता है। यानी कि देखो इनका मान लो पश्च भाग नीचे वाला होता है, वैसे तो हम इसको अपने यूं कहें तो यूं मान लो, यानी कि एक भाग जो होता है इनका, चाहे ये वाला भाग मान लो और ये वाला भाग मान लो, इन दोनों ही गुणसूत्रों का जो पश्च भाग है, पीछे वाला जो भाग होता है वो समान होने के कारण यह भाग समजात क्षेत्र कहलाता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम के अंदर दोनों रीजन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समजात गुणसूत्र कहलाते हैं या समजात क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि इनके अंदर जो पीछे वाला भाग है वो एक समान सीधा होता है, जिस कारण इस क्षेत्र को हम कहते हैं समजात क्षेत्र। इस क्षेत्र में समान प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के काफी बचे हुए भागों के क्षेत्र को असमजात और भिन्नित क्षेत्र कहते हैं। यानी गुणसूत्र के अंदर जो ये वाले रीजन है, ये दो रीजन जो है इनको हमने समजात क्षेत्र कहा। बाकी रीजन जो बच जाता है, जो एक समान नहीं होता है, उसे हम असमजात क्षेत्र या मिश्रित या मिक्स रीजन भी कहते हैं या भिन्नित क्षेत्र भी कहते हैं। दोनों गुणसूत्रों के इन क्षेत्रों में समान प्रकार के जीन्स उपस्थित नहीं होते। यानी कि यदि हम बात करें तो ये एक्स क्रोमोसोम है और ये जो है ये वाई क्रोमोसोम है। इनका ये वाला जो रीजन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रीजन जो है अग्र भाग वाले दोनों रीजन है असमजात क्षेत्र है, जबकि यहां से लेकर यहां तक का भाग और यहां से लेकर यहां तक का भाग जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। और इन दोनों गुणसूत्रों के जो क्षेत्रों में समान प्रकार के जीन्स उपस्थित नहीं होते। किसमें हम बात कर रहे हैं, असमजात क्षेत्र में बात कर रहे हैं। असमजात क्षेत्रों में अवस्थित जीन एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। कारण है कि इन क्षेत्रों में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय नहीं होता है। जो दो असमान क्षेत्र है इनके अंदर जीनों का जो है आपस में एक्सचेंज यानी विनिमय नहीं हो पाता, अतः लिंगी गुणसूत्रों के असमजात क्षेत्रों पर पाए जाने वाले जीन पूर्ण सहलगन जीन कहलाते हैं। यानी लिंगी गुणसूत्रों के असमजात क्षेत्रों पर, यानी दो क्षेत्र, ये आगे वाला रीजन, दोनों आगे वाले रीजन जो होते हैं लिंगी गुणसूत्रों के, ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, पूर्ण लिंग सहलगन जीन कहलाते हैं। तथा ये पूर्ण सहलगन आनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण क्या है, हीमोफीलिया और वर्णांतता जो है वो कंप्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के अंतर्गत आती है। देखो पूर्ण लिंग सहलगन वंशागति क्या होती है, पूर्ण लिंग सहलगन वंशागति होती है कि देखो हमने बात की कि मानव के अंदर कितने प्रकार के, एक मेल के अंदर कितने प्रकार के क्रोमोसोम है, एक्स और वाई, दो प्रकार के क्रोमोसोम है जिनको हम लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र आकार में बड़ा होता है तो वाई छोटा होता है। एक्स गुणसूत्र आकार में सीधा होता है, लेकिन वाई गुणसूत्र जो होता है एक सिरे पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जिसको जे शेप भी कहते हैं। अब जो एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र का जो पीछे वाला भाग होता है वो दोनों भाग समान होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, समजात क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जो एक्स गुणसूत्र का आगे वाला भाग है और वाई गुणसूत्र का जो आगे वाला भाग है, दोनों भी भाग एक समान नहीं होते, इस कारण इन्हें असमजात क्षेत्र या भिन्न क्षेत्र कहा जाता है। और जो भिन्न क्षेत्र होता है या असमजात क्षेत्र होता है, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, यानी जीनों का विनिमय नहीं होता है। इस कारण ये जो क्षेत्र है, असमजात जो क्षेत्र है, इस पर पाए जाने वाले जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूर्ण सहलगन जीन्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य किसी भी प्रकार का जीनों का विनिमय नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पूर्ण सहलगन जीन कहते हैं। अब देखो दूसरे की हम बात करते हैं, जो दूसरा है अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति।
इसमें देखो होगा क्या, लिंगी गुणसूत्रों के समजात क्षेत्रों में, हमने पहले बात किसकी की थी, असमजात क्षेत्रों पर पाए जाने वाले जीनों की, क्योंकि असमजात क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो वो क्या है, पूर्ण लिंग सहलगन वंशागति प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति कौन प्रदर्शित करेंगे हम, अब हम बात करेंगे समजात क्षेत्रों की। देखो लिंगी गुणसूत्रों के समजात क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीन्स एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते। लिंगी गुणसूत्रों के समजात क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। क्या कारण, क्या है कारण, यह है कि इन क्षेत्रों में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, समजात क्षेत्रों में क्रॉसिंग ओवर होता है, असमजात क्षेत्रों में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। सीधी सी बात है कि अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति और पूर्ण सहलगन वंशागति में क्या अंतर है। अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति के अंदर जो समजात क्षेत्र होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जीनों का विनिमय होता है, इसलिए जो जीन्स है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति। जब जो दूसरा था जिसके अंदर हम बात कर रहे थे असमजात क्षेत्रों की, दोनों ही क्षेत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इन दोनों क्षेत्रों के मध्य क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी और जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण है वो पूर्ण रूप से हो सकेगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण लिंग सहलगन वंशागति। देखो लिंगी गुणसूत्रों के समजात क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, जीन विनिमय हो सकता है, यानी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। अतः लिंगी गुणसूत्रों के समजात क्षेत्रों के जीन्स क्या कहलाते हैं, अपूर्ण लिंग सहलगन जीन कहलाते हैं, तथा इस प्रकार की जो वंशागति होती है वो क्या कहलाती है, अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति कहलाती है। तथा ये अपूर्ण लिंग सहलगन आनुवांशिकता भी प्रदर्शित करते हैं। अपूर्ण लिंग सहलगन जो होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, जेनेटिक्स जो है उसको प्रदर्शित करते हैं। अब हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स क्या होती है, आनुवांशिकता। भाई अपने यही कहते हैं कि जनकों से प्राप्त लक्षण, जो जनकों से जो प्राप्त लक्षण है वो किस में प्राप्त आते हैं, संतति में आते हैं, यानी संतान के अंदर आते हैं, तो उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो हमने देखा कि लिंग सहलगन और पूर्ण लिंग सहलगन वंशागति और अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति में डिफरेंस क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लिंग सहलगन, पूर्ण लिंग सहलगन वंशागति से आप क्या समझते हैं और अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति से आप क्या समझते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है। पूर्ण लिंग सहलगन वंशागति में पाए जाने वाले असमजात क्षेत्रों की हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों क्षेत्र जो होते हैं, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम के जो होते हैं वो आकार में क्या होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो यानी कि जो हम वाई क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा पीछे से मुड़ा हुआ होता है, और तो इस कारण जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है इन दोनों के जो पीछे वाला भाग है वो असमजात क्षेत्र कहलाता है, और असमजात क्षेत्रों में ही क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर जिनके अंदर होती है, जिनमें क्रॉसिंग ओवर होगी वो क्या कहलाएंगे, पूर्ण लिंग सहलगन वंशागति कहलाएगी। जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, जो जीन्स है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, अपूर्ण लिंग सहलगन वंशागति। अब हम बात करते हैं एक्स सहलगन वंशागति की, एक्स लिंक इनहेरिटेंस। एक्स लिंक क्या मतलब, एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीनों के बारे में बात करेंगे। देखो अनेक लिंग सहलगन जीन मात्र एक्स लिंगी गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, यानी लिंग सहलगन जीन्स जो होते हैं कई बार किस पर पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, तथा इनके युग्म विकल्पी जो होते हैं वाई गुणसूत्र में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये जीन एक्स सहलगन जीन कहलाते हैं, तथा इन जीनों द्वारा नियंत्रित गुण जो होते हैं एक्स सहलगन गुण कहलाते हैं, और वंशागति एक्स सहलगन वंशागति के नाम से जानी। सीधी सी बात है, एक्स सहलगन वंशागति क्या होता है कि कई बार जो होते हैं लिंगी गुणसूत्रों में पाए जाने वाले एक्स गुणसूत्र पर जो होते हैं वो क्या है, यानी सहलगन जीन्स जो होते हैं वो केवल एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, इनका युग्म विकल्पी जो होता है वो वाई गुणसूत्र पर अनुपस्थित होता है। तो सिर्फ एक्स गुणसूत्र के द्वारा ही सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निभाई जाती हैं। यानी कि हम ये बात करें कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वही उत्तरदायी होता है आगे की वंशागति के लिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्स लिंक सहलगन वंशागति। यानी कि सीधी सी बात, एक्स गुणसूत्र पर यदि सहलगन जीन्स उपस्थित होते हैं और वाई क्रोमोसोम्स पर कई बार एब्सेंट होते हैं, तो जो
वंशागति के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होगा वो कौन सा होगा, एक्स गुणसूत्र होगा, क्योंकि वाई गुणसूत्र पर तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। वाई गुणसूत्र पर जो इसके युग्म विकल्पी हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इस प्रकार की वंशागति को हम क्या कहेंगे, एक्स लिंक सहलगन वंशागति कहेंगे। इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण वर्णांतता, हीमोफीलिया, फल मक्खी के अंकों का रंग आदि का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, एक्स लिंक सहलगन वंशागति। हमने पूर्ण लिंक सहलगन वंशागति में भी हीमोफीलिया और वर्णांतता पढ़ा था, और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णांतता और हीमोफीलिया। किसका एग्जांपल है, इन्हीं का एग्जांपल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है वाई लिंक सहलगन वंशागति। देखो वाई लिंक सहलगन वंशागति या वाई सहलगन वंशागति होती क्या है। देखो लिंग सहलगन जीन जो मात्र वाई गुणसूत्र पर ही उपस्थित होते हैं। हमने अभी एक्स लिंक सहलगन वंशागति पढ़ी है, उसमें क्या था कि जो लिंगी गुणसूत्र पर जो सहलगन जीन्स पाए जाते हैं वो केवल और केवल किस पर पाए जाएं, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एक्स लिंक सहलगन वंशागति। इसमें क्या होगा, इसमें वाई गुणसूत्र पर प्रेजेंट होगी। देखो लिंग सहलगन जीन जो मात्र वाई गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं वाई सहलगन जीन कहलाते हैं। ये नरों तक ही सीमित होकर मादाओं में नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें होलैंड्रिक जीन्स कहा जाता है। इनका संचरण एक पिता से पुत्रों में सीधा देखो वाई सहलगन वंशागति के अंदर जो गुणसूत्रों का संचरण है वो पिता से पुत्रों में सीधा होता है। इनकी वंशागति वाई सहलगन वंशागति के नाम से जानी जाती है। इसके उदाहरण है हाइपरट्राइकोसिस, इक्योसिस एस्ट्रिकस। हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है, बाह्य कर्ण पल्लव पर रोम गुच्छे पाए जाते हैं। देखा होगा आपने कि कुछ या कई बार जो पिता जो होते हैं उनके बाहरी कर्ण पल्लव ये वाले जो होते हैं इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रोम गुच्छ। तो आपने देखा होगा हाइपरट्राइकोसिस में बाहरी कान जो हमारे कान की बाहरी सतह सरफेस जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरट्राइकोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइपरट्राइकोसिस क्या है, तो आपको याद रखना है कि बाह्य कर्ण पल्लव पर पाए जाने वाले रोमों का जो गुच्छा है वो क्या कहलाता है, हाइपरट्राइकोसिस कहलाता है। जबकि जो हमने दूसरा पढ़ा इक्योसिस हिस्टिकस में मानव के शरीर पर शल्कों की उपस्थिति होती है, मतलब कि स्केल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये हमने की वाई सहलगन वंशागति। अब हम बात करते हैं लास्ट जो है हमारा वो है एक्स वाई दोनों को मिलाकर इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि एक्स और वाई लिंक सहलगन वंशागति क्या होती है। देखो जो लिंग सहलगन जीन दोनों ही गुणसूत्र एक्स और वाई गुणसूत्रों पर, यदि सीधी सी बात है, यदि हम ये कहें सहलगन जीन्स केवल एक्स गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होते हैं तो वो एक्स लिंक सहलगन वंशागति, यदि केवल वाई गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होते हैं तो वाई सहलगन वंशागति। लेकिन एक्स और वाई दोनों में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों के अंदर क्या होगा कि जो सहलगन जीन्स हैं, लिंग सहलगन जीन्स जो है वो यदि एक्स क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट हो और वाई क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट हो, तो देखो दोनों ही लिंगी गुणसूत्रों पर यदि लिंग सहलगन जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें कहते हैं एक्स और वाई सहलगन जीन्स। हम बात करें सहलगन जीन्स साथ साथ, यानी सहलगन का मतलब साथ साथ लगने वाले जीन्स, तो यदि गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जो सहलगन जीन्स है वो एक्स और गुणसूत्र पर भी प्रेजेंट है और वाई गुणसूत्र पर भी प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्स वाई सहलगन वंशागति कहते हैं। तथा इनकी वंशागति को एक्स वाई सहलगन वंशागति कहा जाता है। और जो जीन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक्स वाई सहलगन जीन्स। इसका उदाहरण है जीरोडर्मा पिगमेंटोसोम। जीरोडर्मा पिगमेंटोसोम जो है, नेफ्राइटिस है, रेटिनाइटिस है, पिगमेंटोसा आदि किसके उदाहरण है, एक्स वाई सहलगन वंशागति के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के आधार पर लिंग सहलगन वंशागति के प्रकार। हमने अभी जो पढ़ा वो किसके आधार पर था, अभी जो हमने पढ़ा वो था गुणसूत्रीय आधार पर, यानी लिंग सहलगन वंशागति जो होती है वो गुणसूत्रों के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो हमने 5 प्रकार की जो है वो वंशागति पढ़ी। अब हम बात करेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के आधार पर लिंग सहलगन वंशागति के प्रकार, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है होलोएंड्रिक, डाईएंड्रिक, डाइजेनिक क्या प्रोसेस होती है। देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का वहन कई प्रकारों से हो सकता है, इसी क्रम में लिंग सहलगन वंशागति भी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के वहन हेतु अनेक प्रकारों का सहारा लेती है, जिनमें प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला है डाइजेनिक प्रकार का। देखो
इस प्रकार में गुणसूत्रों का वहन पिता से पुत्र में पुत्री के माध्यम से होता है। यानी डाइजेनिक कंडीशन क्या है, डाइजेनिक क्या है, लिंग सैलगन वंशागति किस प्रकार की होती है, यानी डाइजेनिक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के आधार पर में लिंग सैलगन वंशागति के अंदर क्या होगा, जो गुणों का संचरण है वो एक पिता से पुत्र में किसके माध्यम से हो रहा है, पुत्री के माध्यम से हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या कहला रही है, डाइजेनिक। डाइएंड्रिक में क्या होगी, देखो इसके अंतर्गत गुण माता से पुत्री में, माता से पुत्री में पुत्र के माध्यम से संचरित होते हैं। डाइजेनिक और डाइएंड्रिक में फर्क क्या है, देखो डाइजेनिक तो वो कंडीशन है जिसमें गुणों का संचरण एक पिता से उसके पुत्र में किसके माध्यम से हो रहा है, पुत्री के माध्यम से। वेक्टर कौन है इसमें, एक फीमेल है, एक फीमेल है जो कि उसकी पुत्री है। यानी कि पिता से पुत्र में गुणों का संचरण पुत्री के माध्यम से होता है, जबकि डाइएंड्रिक में क्या है, माता से किसमें, पुत्री में। पहले वाले में डाइएंड्रिक जो डाइजेनिक है उसके अंदर वेक्टर कौन है, एक फीमेल है, जबकि डाइएंड्रिक के अंदर क्या है, डाइजेनिक और डाइएंड्रिक में दो अंतर है। डाइएंड्रिक और डाइजेनिक, डाइजेनिक कंडीशन क्या है, डाइएंड्रिक कंडीशन क्या है, दोनों को अलग अलग कर दो। डाइजेनिक कंडीशन में वेक्टर जो है वो कौन है, यानी वाहक जो है वो कौन है, एक फीमेल है। और डाइएंड्रिक जो है उसके अंदर वेक्टर कौन है, एक मेल है, जिसके अंदर पहले वाले में हम बात करते हैं कि पिता से पुत्र में जो गुणों का संचरण होता है वो पुत्री के माध्यम से होता है, लेकिन दूसरे वाले में हम बात करते हैं जो कि डाइएंड्रिक प्रकार का है, इसमें माता से पुत्री में गुणों का संचरण होता है, किसके माध्यम से, यहाँ पे पुत्र के माध्यम से। यह डाइएंड्रिक लिंग सैलगन वंशागति कहलाती है। फिर देखो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, हमने डाइजेनिक और डाइएंड्रिक की बात की, अब हम बात करेंगे होलोजेनिक और होलेंड्रिक। देखो जब गुणों का संचरण मादा से मादा यानी माता से पुत्री और उसके पश्चात पुत्री में होता है, जब गुणों का संचरण मादा से मादा फीमेल टू फीमेल यानी कि माता से उसकी पुत्री में और उसकी पुत्री से उसकी पोत्री में होता है, तो इसे कहते हैं होलोजेनिक। और होलेंड्रिक वाले में क्या होता है, होलेंड्रिक वाले में इस प्रकार के अंतर्गत गुणों का संचरण, पहले वाले में फीमेल टू फीमेल था, इसमें क्या होगा, मेल टू मेल, नर से नर में, यानी पिता से पुत्र में, पुत्र से आगे पुत्र में होगा। तो ये जो है आपको चार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के आधार पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछा गया है एग्जाम के अंदर। होलोएंड्रिक कंडीशन क्या होती है, होलेंड्रिक किसे का, होलेंड्रिक लिंग सैलगन वंशागति क्या होती है, होलोजेनिक लिंग सैलगन वंशागति क्या होती है, तो ये आपको सभी क्या है अच्छे से करनी है, जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा। दोनों को थोड़ा सा अलग लेके चलना, होलोजेनिक और होलेंड्रिक में, होलोजेनिक और होलेंड्रिक में फर्क क्या है, होलोजेनिक होलेंड्रिक में होलोजेनिक कंडीशन तो वो है जो फीमेल टू फीमेल चले, और होलेंड्रिक कंडीशन क्या है, जो मेल टू मेल चले। ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में डाइजेनिक है, डाइजेनिक में कौन वेक्टर है, फीमेल, और डाइएंड्रिक में जो वेक्टर है वो कौन है, यहाँ पे ऊपर वाले में फीमेल जो है वो वेक्टर है, तो इसके अंदर जो वेक्टर है वो कौन है, एक मेल है। तो यहाँ पे आज का हम टॉपिक खत्म करेंगे। जो हमारा टॉपिक था आज का कि लिंग सैलगन वंशागति जो थी उसके क्या प्रकार थे, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव हमें जरूर दें। धन्यवाद।